बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ पढ़ रहे हैं आत्मकथ्य। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद लेखक भी थे और कवि भी थे। इन्होंने कामायनी महाकाव्य लिखा था। बहुत सारी कहानियां भी लिखी हैं, आपने पहले कभी पढ़ी होंगी। आज हम इनकी कविता पढ़ रहे हैं। इस कविता में उन्होंने अपने जीवन की सारी घटनाओं का और उसका वर्णन करते हुए कहा कि मैं उन्हें किसी को सुनाना नहीं चाहता। वही कहते हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी। मधुप कहते हैं भौरे को, कि ये भौरा गुनगुना करके ये कौन सी अपनी कहानी कहता है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि वो ये कहानी कह रहा है कि जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो मुरझाकर धीरे धीरे गिर रही हैं, जो कभी बहुत घनी थी, बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसका मतलब वो लेखक कहना चाहता है कि यह संसार नश्वर है और यहाँ पर कभी भी कुछ रहता नहीं है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास की, जो ये अनंत आकाश की नीलिमा है, इसमें एक बहुत बड़ा जीवन का इतिहास छुपा हुआ है। जिस प्रकार विशाल आकाश है उसी प्रकार हमारा जीवन भी विशाल है और उसके अंदर बहुत अधिक कहानियां छिपी रहती हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और लेखक कहता है कि जो लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, आत्मकथा समझते हो ना, अपनी जो ऑटोबायोग्राफी होती है ना, आत्मकथा, हम अपने बारे में जो हम लिखना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि लोग जो करते हैं वो अपना ही व्यंग उड़ा रहे रहते हैं, क्योंकि अपनी घटनाएं उसमें आत्मकथा में लिखते हैं, अपने जीवन के सुख दुख उसमें लिखते हैं, तो उसको वो एक तरह से उपहास, उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि सब लोग उनको सुनते हैं और सब हंसते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। और फिर भी आप ये चाहते हो कि मैं भी आत्मकथा लिखूं और अपनी जो मेरी जो बातें हैं, अपनी आप बीती है, वो सारी बातें मैं दुर्बलताओं की सारी मैं आत्मकथा में लिखूं, ताकि सब लोग मेरे ऊपर भी हंसे जैसे दूसरे लोगों के ऊपर हंसते हैं। तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम तो उसको बड़ा, जब मेरी कहानी पढ़ोगे, मेरे पूरे जीवन की कष्ट की कठिनाइयां भी पढ़ोगे, तो उस समय आपको तो बहुत सुख मिलेगा मेरी सारी कमियां देखकर। देखोगे यह गागर रीति, और तब आपको लगेगा कि अरे हम इसको इतना बड़ा समझते थे, लेकिन ये तो गागर, ये तो मटका, ये तो बिल्कुल खाली है। यानी कि लेखक का जीवन तो बिल्कुल बेकार है, जिसको सुनकर आप सब हंसोगे। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी जो ये कहानी है उसको पढ़ के तुम जो मेरे जीवन की सारी बातों को चारों तरफ कहते हो, तो तुम ये समझोगे कि हमने ही इस लेखक की सारी जिंदगी का रस ले लिया और इसको हमने खाली कर दिया। यानी कि आप मेरा अपराधी अपने आप को समझ जाओ कि इसको कष्ट देने वाले तो हम ही हैं। यह विडंबना, यह तो बड़ा दुर्भाग्य है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं, कि हे सरल स्वभाव मैं तेरी ही हंसी उड़ाऊंगा। नहीं, ये दुर्भाग्य है कि आप जो मेरी कहानी पढ़ोगे, लेकिन और आप अपने आप को ये समझोगे कि हमने इस कवि को कष्ट दिया है, तो नहीं, मैं आपका उपहास नहीं उड़ाऊंगा। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, कि मेरी जितनी अपनी भूल है या मेरे धोखे हैं, मैं औरों को दिखाऊंगा अपने जीवन की सारी बातें। क्योंकि कहते हैं अपने जीवन की कहानी किसी के सामने नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हर कोई इसको सुनेगा, हंसेगा, हमारा मजाक बनाएगा। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि मैं अपनी जितनी भी भूल हैं, मेरे किसी ने मुझे धोखे दिए हैं, क्या मैं दूसरों को दिखाऊंगा? अब दिखाने से मुझे क्या फायदा, उन्होंने तो कर दिया। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। यहाँ पर लेखक अपने प्रेम भरे जीवन की बातों को बताते कहता है, जब वो अपनी प्रेयसी के साथ में अपने रहता था, तब वो कहता है कि मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा मैं कैसे गाऊं। क्यों? क्योंकि सब मेरी उन रहस्यों को जान जाएंगे, मेरी बातों को जान जाएंगे और सबके सब हंसेंगे। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कि लेखक यहाँ पर अपनी प्रेयसी, पत्नी नहीं, अपनी प्रेयसी के साथ जब वो बैठता था और वो उनके साथ में बातें करता था लेखक, वो हंसते थे, खिलखिलाते थे। तो वो कहते हैं मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। कि जिस सुख को मैंने देखा था उस समय, और अब वो स्वप्न में मैं उसको देख रहा हूं, मुझे तो वो मिल नहीं रहा है, तो मैं तो स्वप्न देख करके उस बात को जग गया हूं। अब मुझे वो स्वप्न थोड़ी मिल रहा है,
वो सुख मुझे थोड़ी मिल रहा है कि जब लेखक उन बातों को हंसता था, अपनी प्रेयसी के साथ खिलखिला के हंसता था, तो वो सुख वो आज उसको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसने वो स्वप्न देखा है और स्वप्न में देख करके जाग गया है। आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। कि लेखक कहता है करुण अरुण कपोल किसे कहा है? यहाँ पर कपोल कहते हैं गालों को, अरुण कहते हैं लाल, लाल गाल। लाल गाल शर्म से हो जाते हैं बच्चों के, तो बड़ों के भी। तो कहते हैं जब वो प्रेयसी थी तो वो उसको आलिंगन में लेना चाहता था, लेकिन वो आलिंगन का जो उसका सुख था, आलिंगन समझते हो ना, उसको बाहों में लेना, हक करना उसको, तो कहता है आलिंगन में लेकर जो सुख मुझे मिलता वो तो मुस्कुरा के भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। तो वो कहता है कि अरुण कपोल लाल गाल, लाल गाल क्यों होते थे उसके प्रेयसी के शर्म से। तो कहते हैं उसके अरुण कपोलों की मतवाली छाया में उषा, उषा कहते हैं सुबह का समय। सुबह का समय आपको पता है कैसा होता है? लाल रंग का होता है, हल्की हल्की लालिमा होती है। तो यहाँ पर नायिका के अरुण कपोलों की तुलना किससे की गई है? उषा से। तो लेकिन यहाँ पर उल्टा बात है, उन्होंने कहा है कि जो उषा काल होता वो भी मानो लाल रंग नायिका के प्रेयसी के अरुण कपोलों से रंग चुराती थी। तो कहते हैं जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, प्रेयसी के लाल गालों की सुंदर छाया में अनुरागिनी प्रेमी उषा निज सुहाग की मधुमाया में लेती थी, अपना कलर लेती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथित की पंथा की। कि किसकी स्मृति? स्मृति पाथे कहते हैं रास्ते में चलने वाला नाश्ता जो होता है। तो वो कहते हैं कि उसकी स्मृति पाथेय बनी है। जीवन एक रास्ता है और उस पर चलने का हमारा पाथेय भोजन, वो भोजन क्या है लेखक के लिए? अपनी प्रेयसी की स्मृतियां। कि उस मेरी प्रेयसी की स्मृतियां मेरे लिए रास्ते का भोजन बनी है। थके पथिक की पंथा की, पंथा कहते हैं रात के। तो जो थका हुआ पथिक होता है उसके रास्ते का नाश्ता उसकी अपनी प्रेयसी की स्मृतियां बनी हुई है। पथिक किसे कहा है लेखक ने? खुद को। और रास्ता क्या माना है? जीवन को। और यहाँ पर उसका नाश्ता क्या माना है? खाना, भोजन क्या माना है? अपनी प्रेयसी की स्मृतियां। तो लेखक कहता है जिस प्रकार थके हुए राहगीर को रास्ते में पाथेय की आवश्यकता होती है, वो पाथेय जो भोजन होता है वो उसका रास्ता होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में मेरी प्रेयसी की स्मृतियां भोजन, मेरे लिए भोजन का काम कर रही हैं। सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा को। तो लेखक उन लोगों के ऊपर यहाँ पर व्यंग कर रहा है जो उसकी आत्मकथा को लिखवाकर पढ़ना चाहते हैं। तो कहता है कि अच्छा यदि मैं आत्मकथा लिख दूंगा तो आप मेरी सारी जीवनी पढ़ेंगे और मेरी उस जीवनी के अंदर मेरे दुख भी लिखे होंगे। तो सीवन, सीवन कहते हैं सिलाई को। जिस प्रकार हम किसी चीज की सिलाई उधेड़ कर देखें, मानो कोई तकिया सिला हुआ है, आपने उसको उधेड़ दिया, उसको उधेड़ कर आप क्या देखोगे उस अंदर क्या क्या भरा हुआ है, तो आपके सारे अंदर का सब कुछ मिल जाएगा। और कंथा कहते हैं गद्दे को, गुदड़ी को। तो लेखक कहता है कि जिस प्रकार गुदड़ी, क्योंकि बहुत सारे फटे टूटे कपड़ों से बनाई की थी, तो वो कहता है जिस प्रकार से गुदड़ी को सिलाई उधेड़ोगे तो उसके अंदर कैसे कपड़े फटे टूटे भरे हुए दिख जाएगा। उसी प्रकार यदि आप मेरी आत्मकथा को पढ़ोगे तो मेरे जीवन की सारी समस्याएं आपको पता चल जाएंगी। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, कि मैं इस छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं आत्मकथा के रूप में आज मैं कहूं? क्वेश्चन मार्क लगा कहता है कि नहीं, मैं आपको नहीं कहूंगा। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं और रहूं? कि क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं दूसरों की ही सुनता रहूं और मैं अपनी ना कहूं और मैं मौन हो जाऊं? कि मौन सुनता, मैं मौन होकर के सब लोगों की सुनता रहूं और मैं अपनी बात को नहीं कहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? कि यदि मेरी भोली आत्मकथा तुम सुन लोगे तो क्या तुम भला करोगे? नहीं, सब तुम मेरी बुराई करोगे। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कि व्यथा मेरा दुख मौन होकर के सोया हुआ है, इसलिए आप अभी मैं अपनी बात आप लोगों के सामने बिल्कुल नहीं कहूंगा।